वेलकम डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और स्वायत्त शासी राज्यों का हमारा टॉपिक चल रहा था थर्ड ईयर में, और उसमें हैदराबाद को हम लोग कर चुके थे, जिसकी स्थापना चिन पुलिस का बुरहान मुल्क द्वारा की गई थी। और उससे ये चीज़ भी आपको स्पष्ट हो गई होगी कि मुग़ल दरबार किस गंदी राजनीति का शिकार था। अच्छे लोगों की कद्र नहीं थी शायद, और यही नासमझी और ये कहें कि यही दुर्बलता को मुग़ल साम्राज्य के पतन और अंग्रेज़ों की सत्ता की स्थापना करने में महत्वपूर्ण रहा। अब इसके बाद जो प्रमुख राज्य आता है आपके हैदराबाद के बाद, वो दूसरा प्रमुख राज्य था आपका बंगाल का राज्य। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों महत्वपूर्ण सूबे थे। और बंगाल के बारे में प्रमुख रूप से कहें काफ़ी समृद्ध और बड़ा राज्य है। और ममता बनर्जी आज वहाँ की सीएम है, थर्ड टाइम आई थिंक वो सीएम बनी है वहाँ की, कंटिन्यू अपनी योग्यता के बल पर। और ऐसे ही वहाँ पर जो नवाबों का शासन था, उनमें कई योग्य नवाब हुए, और जब तक योग्य नवाब रहे तब तक बंगाल पर किसी बाहरी शक्ति का आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही निर्बलता प्रदर्शित होने लगी, बाहरी शक्तियाँ या यूरोपीय शक्तियाँ, खासतौर पर अंग्रेज जो थे, वो वहाँ पर अपनी सत्ता को काबीज़ करने, अपनी सत्ता को इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए। और इससे पहले थोड़ी हम बात करेंगे बंगाल के समृद्ध राज्य में। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, मुग़ल काल में भी यदि हम संपूर्ण मुग़ल काल में देखें, उससे पहले सल्तनत काल में देखें, तो आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जब कई मजबूत सुल्तानों के समय में भी, चाहे वो इल्तुतमिश हो, इल्तुतमिश को भी आक्रमण करना पड़ा था, उसने अपने पुत्र को भी भेजा था, और फिर मतलब दो तीन आक्रमण इल्तुतमिश को करने पड़े थे, क्योंकि बंगाल में जो भी नवाब या सुल्तान बनता था, वो अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहता था। केंद्र सरकार के प्रभाव में वो नहीं रहते थे, नाम मात्र की अधीनता स्वीकार की जाती थी। तो अब परिस्थितियाँ ये हो चुकी थी कि बंगाल में जो राज्य था, बंगाल का जो राज्य था, उसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण सूबे और जुड़े थे, उड़ीसा का और बिहार का। तो बंगाल की हम बात करें, शुरुआत करते हैं मुर्शीद कुली खां से 1707 ईस्वी में, क्योंकि हमें ये जो टाइम पीरियड लेना है, स्वायत्त शासी राज्य जो थे वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही स्थापित हुए थे। तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उस समय बंगाल का नायब नाजिम और उड़ीसा का नाजिम मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया गया था, जो बहुत ही योग्य, ईमानदार और कर्मठ सूबेदार था। और फर्रुखशियर के द्वारा 1713 ईस्वी में उसे ये नियुक्तियां प्रदान की गई थी। इतना ही नहीं, उसकी ईमानदारी और वफादारी पर किसी प्रकार का शक या संदेह भी नहीं किया जा रहा था। और दूसरी बात, फर्रुखशियर स्वयं दरबार के षड्यंत्रों में फंसा हुआ था, तो दूरस्थ इस प्रांत के बारे में उसका विशेष ध्यान भी नहीं था। पूरा ध्यान दिल्ली या राजधानी पर केंद्रित था। 1727 में इस वफादार और योग्य नायब नाजिम और बंगाल का नवाब भी हम कह सकते हैं, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। और मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद था, जो अपने ससुर के समान ही काफ़ी योग्य था, शुजाउद्दीन मोहम्मद खां। शुजाउद्दीन मोहम्मद खां ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था, और वही उसका उत्तराधिकारी बना।
मुगल बादशाह द्वारा न सिर्फ उसकी सूबेदारी को मान्यता प्रदान की गई, बल्कि 1733 ईस्वी में बिहार का सूबा उसे प्रदान कर दिया गया। और इस प्रकार अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा भी बंगाल प्रांत के अंतर्गत आ गए। और केंद्रीय सत्ता का नाम मात्र का प्रभाव इस प्रांत या इस प्रदेश पर था। 1733 ईस्वी में फिर शुजाउद्दीन की भी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद ही जब बिहार का सूबा उसमें विलय कर दिया गया तो शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र सरफराज खां सूबेदार नियुक्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से वो अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। अपनी उस अयोग्यता के कारण पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैल गईं और इन अव्यवस्थाओं का लाभ उठा करके अली वर्दी खां ने सरफराज खां पर आक्रमण किया, जो इस समय बिहार का नायब सूबेदार था। तो अली वर्दी खां के द्वारा आक्रमण किया गया और उसने सरफराज खां को परास्त कर दिया और स्वयं तीनों सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये अली वर्दी खां आगे तक आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अली वर्दी खां जो था उसे नवाब बनाने में कई हिंदू व्यापारियों का प्रमुख सहयोग रहा था, जिनमें जगत सेठ, अमी चंद, स्वरूप चंद्र, राजा राम नारायण और ये नाम आप याद भी रखेगा, राजा माणिक चंद्र। ये नाम वो हैं जिन्होंने बाद में अंग्रेजों को भी सहायता प्रदान की थी बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में अपनी सत्ता को स्थापित करने में। तो इन हिंदू व्यापारियों द्वारा, क्योंकि अली वर्दी खां को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ था, तो उसने अभी तक जो धर्म की राजनीति पूरे मुस्लिम हिस्ट्री में हमने देखी, एक्सेप्ट अकबर देख लें और फिर अकबर के पदचिन्हों पर ही उसके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां आदि चले थे। यदि हम वो चीज़ें छोड़ दें तो आप देखिएगा कि अधिकांश अन्य उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहाँ धर्म के नाम पर योग्यता को नकारा गया था और हिंदुओं को उच्च प्रशासनिक पदों से मुक्त रखा गया था। अली वर्दी खां ने इन हिंदू व्यापारियों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान किए थे। अली वर्दी खां एक बहुत ही योग्य शासक सिद्ध हुआ और उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया और बंगाल को काफ़ी समृद्ध राज्य की श्रेणी में ला खड़ा किया। लेकिन उसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है और वो घटना है मराठों का आक्रमण। इसे आप समस्या भी कह सकते हैं। अली वर्दी खां को अपने इस शासनकाल में मराठों के आक्रमण का निरंतर सामना करना पड़ा और उनमें प्रमुख था जो पेशवा का विरोधी था, पेशवा का प्रतिद्वंदी था, नागपुर का रघुजी भोंसले। रघुजी भोंसले द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर बार बार धावे मारे जाने लगे। यद्यपि अली वर्दी खां योग्य था और उसने निरंतर मराठों के आक्रमण का सामना भी किया और उसने अपनी बुद्धिमत्ता से ही जो भास्कर पंथ था, प्रतिनिधि भास्कर पंथ, मराठों में पद होता है प्रतिनिधि का, तो भास्कर पंथ जो था उसने उसे षड्यंत्र के माध्यम से अली वर्दी खां ने मरवा दिया। जब रघुजी भोंसले को इस बात का पता चला तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने सीधे बंगाल की ओर कूच किया और इस बार ये स्थिति थी कि विवश होकर अली वर्दी खां को रघुजी भोंसले या मराठों के साथ समझौता करना पड़ा और ये समझौता जो था ये भी उसके लिए काफ़ी पेनफुल या दर्दनाक या अपमानजनक था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण उड़ीसा का सूबा
उसे रघुजी भोंसले को सौंपना पड़ा था। तो उड़ीसा का क्षेत्र अलीवर्दी खां द्वारा रघुजी भोंसले या मराठों को सौंप दिया गया। साथ ही साथ 12 लाख रुपए वार्षिक देने का वचन भी अलीवर्दी खां ने रघुजी भोंसले को दिया। अब अलीवर्दी खां जैसा स्वाभिमानी नवाब इस चीज को लंबे समय तक बर्दाश्त करने वाला नहीं था। अतः शायद यही कारण है कि उसने हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से और उन्होंने जो एहसान किया था, जो उसको सहायता प्रदान करने का, इसीलिए उसने इन हिंदू व्यापारियों अमीचंद, जगत सेठ, मानिक चंद, स्वरूप चंद्र, इन सबको उच्च प्रशासनिक पद प्रदान किए थे ताकि मराठों से भी सुरक्षित रखने में वो उनका सहयोग प्राप्त कर सके। अब समस्या थी कि अलीवर्दी खां जो था उसके अपना कोई पुत्र नहीं था, उसके 3 पुत्रियां थीं। ये आगे जब हम प्लासी बैटल पढ़ेंगे बंगाल में अंग्रेज़ों की शासन स्थापना का, तब इसको डिटेल में कर लेंगे। तो तीनों पुत्रियों के में जो तीनों पुत्रियां थीं उनके पुत्र थे और उसी में ही अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया था। यानी अपने जीवन काल में ही अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को, जो उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो इस तरह से बंगाल एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि बंगाल के अंतर्गत ही थे उड़ीसा और बिहार भी, तो ये स्वायत्त शासी राज्य रहा है। और सदैव से ही यदि हम देखें जो केंद्रीय सत्ता थी, उस केंद्रीय सत्ता के प्रभाव से मुक्त रहा है, या केंद्रीय सत्ता का नाम मात्र का शासन या प्रभाव बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर रहा था। अब इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो है अवध का। जो तीसरा स्वायत्त शासी राज्य स्थापित हुआ था वो था अवध। अवध भी बंगाल के समीप या एक समृद्ध राज्य रहा है, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न था। मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान उल मुल्क, ये बड़ा नाम है और छोटे क्वेश्चन में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। सादत अमीन खां, मोहम्मद अमीन सादत बुरहान मुल्क अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था और मुगल दरबार में यह ईरानी दल का प्रमुख नेता था। मैंने आपको बताया भी था, मुगल दरबार में विभिन्न दल बने थे जिसमें ईरानी, दुरानी, भारतीय मुसलमान, मराठे, ये प्रमुख दल थे। और उसमें ईरानी दल का प्रमुख नेता ये सादत खां था। अब सैयद बंधु जो थे उनका प्रभाव था, इसमें हम कई बार बात कर चुके हैं। जब सैयद बंधु का पतन हुआ उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब सैयद बंधु का पतन हुआ उसके बाद ही मोहम्मद अमीन खां को सादत खां की उपाधि प्रदान की गई थी। यानी सादत खां उसका टाइटल या उसकी उपाधि थी और साथ ही साथ उसको सादत खां की उपाधि देने के साथ साथ आगरा की सूबेदारी भी प्रदान कर दी गई और 1722 ईस्वी में आगरा के साथ साथ अवध का क्षेत्र या सूबा भी उसको प्रदान कर दिया गया। और इस तरह से स्वायत्त शासी राज्य के गठन में ये आगरा की सूबेदारी और फिर अवध की सूबेदारी जो थी वो महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और अपने स्वयं के लिए उसने अवध के इस स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया। अच्छा खासा प्रभाव था इसका मुगल दरबार में सादत खां का, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लगा दिया। और वो घटना क्या थी? मालवा पर निरंतर मराठों के आक्रमण हो रहे थे और मराठों के विरुद्ध 1737 ईस्वी में सादत खां को भेजा गया था। सादत खां ने मुगल बादशाह से ये झूठ बोल दिया है कि ये झूठ बोला गया उसके द्वारा कि उसने मराठों को परास्त करके
चंबल के पार खदेड़ दिया है। अभी मराठों के लिए भी बड़े अपमान की बात थी, ये सुनना उनके बर्दाश्त के बाहर था। तो पेशवा बाजीराव जो थे, जब उन्हें इसकी सूचना मिली कि सादत खान ने इस तरह की गलत सूचना मुगल बादशाह को दे दी है, और उसके बाद सादत खान जो है वो सादत खान द्वारा जो इस तरह का झूठ बोला गया, उससे उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात पहुंचा, और मुगल बादशाह द्वारा उससे न केवल जो आगरा की सूबेदारी थी वो छीनी गई, बल्कि उसको महत्वपूर्ण पद जो प्रदान किए गए थे उससे भी विमुख कर दिया गया। इस अपमान को सादत खान नहीं झेल पाया और सादत खान फिर पुनः अवध लौट आया और अंत तक वो यहीं रहा। और ऐसा माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। नादिर शाह के आक्रमण में भी इस सादत खां की भूमिका थी। तो बहरहाल फिर सादत खां अपने अवध चला गया, और सादत खां की मृत्यु के बाद 1739 में उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसका दामाद सफदरजंग अवध का नया सूबेदार बना, और 1748 में मुगल बादशाह द्वारा उसे यानी सफदरजंग को वज़ीर का महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया था। थोड़े दिनों तक इलाहाबाद का जो प्रसिद्ध सूबा है वो भी सफदरजंग को प्रदान कर दिया गया था। इससे अवध राज्य की जो सीमाएं हैं वो रुहेलों और पठानों को दबाने का प्रयास करना था, क्योंकि राज्य की सीमाएं इनके रुहेलों और पठानों के राज्य की सीमा से मिल रही थी। तो सीमा पर किसी प्रकार के आक्रमण या अतिक्रमण ना हो, इसलिए ये सूबा उसे प्रदान किया गया था। फिर इसके बाद रुहेले पठान फर्रुखाबाद और रुहेलखंड में भी बसे हुए थे, और अधिकांश थे वो अवध के क्षेत्र में लूटमार किया करते थे। 22 अप्रैल 1752 को अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों से समझौता किया गया, परंतु सम्राट ने इस समझौते को रद्द कर दिया और पंजाब का क्षेत्र जो था वो मोहम्मद शाह अब्दाली को सौंप दिया, अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिया गया, जिसमें और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। सफदरजंग के बाद फिर उसका पुत्र शुजाउद्दौला जो था वो अवध का नवाब बना। ये सीरियल से आप याद रखिएगा, सादत खां, देन सफदरजंग, फिर उसका पुत्र शुजाउद्दौला, एक के बाद एक ये अवध के महत्वपूर्ण नवाब बने। और शुजाउद्दौला को आप पढ़ेंगे जब अंग्रेज़ों का से प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के बाद फिर बक्सर का युद्ध जो हुआ था, जिसे प्लासी के युद्ध से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसमें भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शुजाउद्दौला ने। तो इस तरह से एक समृद्ध स्वायत्त शासी राज्य आबाद हुआ था अवध के रूप में, जिसका संस्थापक सादत खां था। फिर अगला स्वायत्त शासी राज्य है मालवा। मालवा के बारे में आप पूरा राजस्थान हिस्ट्री में खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। और मालवा जो था वो सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व का था, स्पेशली जो एमपी गुजरात का जो मार्ग था उसमें यहाँ से होकर के जाना व्यापारिक दृष्टि से, ये व्यापारिक मार्ग भी सुलभ करवाता था मालवा। तो मालवा सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व का था। और जो जयसिंह है, महाराजा जयसिंह जयपुर के, उन्हें यहाँ की सूबेदारी नियुक्त की गई थी। और इसके बाद जैसा भी आपने पढ़ा, हैदराबाद के निज़ाम को भी सूबेदारी दी गई थी, और उसके बाद दिलावर खां को मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई थी। लेकिन मालवा भी केंद्रीय सत्ता को नाम मात्र के लिए ही स्वीकार करता रहा और स्वायत्त शासी राज्य के रूप में लंबे समय तक अवस्थित रहा। फिर इसके बाद आता है पंजाब और राजस्थान। पंजाब में जकारिया खां का लंबे समय तक शासन रहा था, और नादिर शाह के बाद यहाँ काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी।
और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी फिर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले निरंतर आक्रमण होते रहते और उस अव्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने में मुगल बादशाह असफल रहे थे। अतः यहाँ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को जकारिया खां द्वारा सुरक्षित रखा गया, लेकिन निरंतर बाहरी आक्रमणों के कारण पंजाब अव्यवस्था का शिकार बना रहा था, लेकिन केंद्रीय सत्ता से पूरी तरह से मुक्त था। फिर राजस्थान में भी मुगल शासक जब तक मजबूत रहे तब तक यहाँ के शासकों ने मुगल दरबार में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति, मुगल शासकों को नियमित रूप से सैनिक सहायता प्रदान करना और उनकी अधीनता को उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन जब मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ गई, कमज़ोर औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के कारण जो राजपूत शासक थे वो भी न केवल अपनी रियासतों को वापस लौटने लगे थे, बल्कि उन्होंने अपनी अपनी रियासतों में अपनी स्वतंत्र सत्ता को पुनः स्थापित कर लिया था और केंद्रीय सत्ता की अधीनता को उन्होंने नेग्लेक्ट करना या नकारना शुरू कर दिया था। तो पंजाब और राजस्थान ये भी स्वायत्त शासी, आप देखिएगा धीरे धीरे करके जो मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे एक एक करके, उनमें से अधिकांश स्टेट जो थी वो अब मुगल सत्ता से मुक्त हो चुकी थी। आप देखिए हैदराबाद हो गया और आपका अवध का हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो गया, मालवा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान एंड नेक्स्ट इज मैसूर। दक्षिण में छोटा सा आप कह सकते हैं राज्य था, बहुत विशाल राज्य नहीं था। और 18वीं सदी के मध्य में मैसूर में चिका कृष्ण राज का शासन था। मैसूर को आप पूरा डिटेल में करेंगे जब हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे हैदर अली और टीपू सुल्तान के संदर्भ में। तो ये हिंदू राजवंश था चिकाजी कृष्ण राव का, और यहाँ पर दो भाई थे। उन दो भाइयों में नंदराज जी का प्रभाव जो था वो चिकाजी कृष्ण राज पर ज़्यादा था। तो इन दोनों भाइयों का मैसूर की राजनीति में सर्वे सर्वा जो बने हुए थे, धीरे धीरे इनके प्रभाव में कमी आने लगी। उसका कारण था हैदर अली का उदय होना। हैदर अली ने इन दोनों भाइयों के प्रभाव को समाप्त कर स्वयं मैसूर की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया था। आंग्ल मैसूर युद्ध में हम इसको और डिटेल में करेंगे। और नेक्स्ट है मराठे। मराठों को हम अगली क्लास में करेंगे। मराठों में जो पेशवा का पद है वो महत्वपूर्ण माना जाता है बालाजी विश्वनाथ के समय से, जो छत्रपति शाहू के पेशवा थे। तो शाहू जो है, छोटा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, लंबे बचपन से ही मुग़ल दरबार की में रहे थे बंदी के रूप में। और शाहू का बचपन मुग़ल दरबार में बीता था। शाहू को राजनीतिक अनुभव नहीं थे, तो इसलिए बालाजी विश्वनाथ जो उनके पेशवा थे, उन्होंने मराठा राजनीति में जो शिवाजी के द्वारा स्थापित अष्टप्रधान में पहला पद पेशवा का था, उस पेशवा को सर्वे सर्वा बना दिया था। पेशवा मीन्स होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ से मराठों से संबंधित पेशवाओं के पद में या पेशवा के प्रतिष्ठा में जो वृद्धि होना था, उसको हम पेशवाओं के इतिहास के रूप में अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।